Hello friends. So today our topic is why PhD is compulsory for the post of assistant professor in universities. This is the most prominent question these days. Students are looking for it. Students are looking for the answer of these questions because NTA and UGC combinedly has taken a decision to make it a compulsory from 2021 for the post of assistant professor. अब अगर एनटीए और यूजीसी ने मिलके एक डिसीजन लिया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसी बात होगी जिसको कि स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है। और दूसरी बात, उन्होंने एक क्राइटेरिया अगर सेट करा है तो डेफिनेटली पुराने क्राइटेरिया में उन्हें कुछ ना कुछ कमी लगी होगी, तभी इस क्राइटेरिया को हमने वहाँ पे देखा। अब हमें ये लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है एज ए स्टूडेंट, as a aspirant of UGC NET who are looking jobs, who are looking positions in this field। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस फील्ड के अंदर आने के लिए हमें PhD क्यों चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ इसका आंसर मैं देना चाहती हूँ। हालांकि इस वीडियो में हम लोग अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को आज लेके बैठे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं अपने, जिनके हम आंसर्स आज यहाँ देंगे। पहले मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस रखती हूँ। एक प्रोफेसर कौन होता है? हु इज़ अ प्रोफेसर? व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ प्रोफेसर? व्हाट शुड बी वंस रिसर्च एरिया? हाउ टू चूज अ रिसर्च एरिया? व्हाट आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज टू चूज PhD courses with them? How to prepare for PhD entrances and for PhD researches in their respective subjects? What are the qualities of a research guide in their respective subjects? Along with that, who can take PhD and who can teach in universities? These are the prominent questions which we are going to take today in this video one by one. So stay tuned and let's start with first question of ours, which is the main question, that why PhD is compulsory for the post of professor in universities. First of all, let me explain you what is the role of a professor, what is the position of a professor. Professor कौन होता है? एक assistant professor की जो एक initial post होती है, जिसके लिए आप NTA का एग्ज़ाम, UGC का एग्ज़ाम क्लियर करके वहाँ जाते हो, अपनी एक क्वालिफिकेशन को शो करते हो। वो पोस्ट किसी भी एक ऐसे कैंडिडेट को नहीं दी जा सकती जिसको रिसर्च का मतलब नहीं पता है। हालांकि हर यूनिवर्सिटी यूजीसी से गाइडेड, यूजीसी से डिक्लेयर्ड एक पर्टिकुलर कोर्स को ही फॉलो करती है, यूजीसी एफिलिएटेड एक कोर्स को फॉलो करती है और उसी कोर्स को उन्हें वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रखना होता है। तो सारी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ एक ही गाइडलाइन पे अपना कोर्स डिज़ाइन करके रखती हैं, जिसके अंदर 35 से 40% कोर्स वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट 60% कोर्स उन्हें यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना होता है। ठीक है, मेन चीज़ कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए PhD क्यों कंपलसरी है, जो हम तब से ले रहे हैं। अगर एक केवल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसने कि नेट क्लियर किया हुआ हो, अगर उसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे रख देंगे, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। क्यों? क्योंकि एक MA का बच्चा एक BA के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज एज डिफरेंस इज ओनली 2 और 3 ईयर्स ओल्ड। उस एज में बच्चे उनको टीचर का रेस्पेक्ट देने की जगह फ्रेंड जोन में आ जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नॉलेज। हर यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज के अंदर रिसर्चेज नहीं रखती। केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ पोस्ट ग्रेजुएशन में एक डिसर्टेशन आस्क करती हैं। अदरवाइज इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी जिसको आप मानते हैं, वो भी डिसर्टेशन नहीं लेते हैं, वो लोग रिसर्च पेपर्स लेते हैं। केवल रिसर्च पेपर जिसको लिखने आते हैं वो बच्चों को रिसर्च गाइडेंस नहीं दे सकते। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी पूरी नहीं है। वी शुड टेक एजुकेशन फ्रॉम द professor who know what is a research, who can guide us how to write a research paper, how to create your assignments in a better way, how to put yourself in research। अगर आपको एक छोटे से टॉपिक पे असाइनमेंट भी दिया है तो उसको कितने पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, कितने पर्सपेक्टिव से रीड किया जा सकता है, कितने पर्सपेक्टिव से उसको रिसर्च करके उसका मैटर निकाला जा सकता है, ये केवल एक
वही इंसान आपको बता सकता है जिसने खुद ने रिसर्च की हो, जिसने डिफरेंट पर्सपेक्टिव को यूज करके अपने आप को वहां उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर लेकर आया है. अदरवाइज इट विल बी वेरी हार्ड फॉर पीपल टू गाइड यू इन द रिस्पेक्ट ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी राइट डिसीजन बाय द एजेंसीज to make PhD compulsory for the post. We are criticizing, or people are criticizing in the market, that government does not have jobs, that's why he is raising the eligibility criteria for everything to save themselves. No, this is not an excuse. They are actually raising the status of professor. उनकी क्वालिफिकेशन ही उनका स्टेटस रेज कर सकती है. जितना आप पढ़ेंगे उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ेंगे और उतनी ही नॉलेज आप ट्रांसमिट कर पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को. बिकॉज दिस इज अ टू वे प्रोसेस, गिव एंड टेक का प्रोसेस होता है. आप स्टूडेंट को वही चीज़ देंगे जो आपको आती होगी. इसीलिए एक टीचर की एलिजिबिलिटी वहाँ बढ़ाई गई है, एक गेस्ट लेक्चरर की नहीं बढ़ाई गई है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर. असिस्टेंट प्रोफेसर वो होता है जो कि वहाँ पे परमानेंटली 6 महीने काम करेगा, एटलीस्ट इफ ही इज इन और शी इज इन अ डॉक. तो वो 6 महीने से 7 महीने वहाँ परमानेंटली काम करेगा, उनके पेपर सेट करेगा, उनके असाइनमेंट सेट करेगा, उनकी सारी चीज़ें देखेगा बच्चों की. तो ही हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. गेस्ट लेक्चरर होता है, वो सिर्फ 1 या 2 पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके कॉलेज उनको हायर करते हैं फॉर 1 or 2 months. They used to come to your college and deliver lecture on a particular topic for a particular time period. So they are not a permanent part of college. They don't have to guide students to write their assignments. They don't have to guide students to write their research papers. They don't have to guide students how to put themselves into deeper studies. उनको सिर्फ उनका पर्टिकुलर पोर्शन के कोर्सेज कंप्लीट करवाने होते हैं. तो एक लेक्चरर की ये ड्यूटी नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को उन चीज़ों के लिए गाइड करे. बट एक प्रोफेसर, यस, ही हैज़ टू डू ऑल दिस थिंग्स. तो उसके लिए उसका वो एप्टीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है. एप्टीट्यूड इज नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, एंड दैट इज़ वाई आपके पेपर 1 में भी रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, क्योंकि ये दोनों ही एप्टीट्यूड के बिना एक प्रोफेसर नहीं कहलाया जा सकता. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ PhD and NET set has their values. What should be opt first? What can be left? Like NET और PhD में से दोनों में से क्या ज़रूरी है? दोनों लेने चाहिए या किसको छोड़ा जा सकता है? देखिए, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है आज की तारीख में. बिकॉज इफ़ यू आर नेट क्लियर बट डोंट हैव अ PhD, देन डेफिनेटली यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. आप स्टेट में किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं, बट आप एलिजिबल नहीं हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए. तो इफ़ you have joined some private universities or some deemed university in your states on the basis of set examination and your post graduation, then you can use lecturer in front of you but cannot use assistant professor in front of you. ठीक है, ये एक डिफरेंस होगा. सेकेंड, along with net set, and if you are doing a job also, but you have to start your research now, बिकॉज इन फ्यूचर किसी भी तरीके के प्रमोशंस के लिए, परमानेंसी के लिए, यू हैव टू गो फॉर PhD. विदाउट PhD ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कैंडिडेट्स के लिए कि वो अपनी जॉब को सिक्योर कर पाए. अपनी जॉब को परमानेंट बनाने के लिए, सिक्योर करने के लिए, प्रमोशंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर्स के बाद प्रोफेसर, इन डिग्रीज पे जाने के लिए दे नीड दिस PhD. And obviously not only PhD, but PhD के बाद they have to be continue in this field with the publication of their research paper. जितने ज़्यादा उनके research papers होंगे, जितने ज़्यादा वैल्यूएबल टॉपिक्स पे रिसर्च पेपर्स होंगे, उतना ज़्यादा उनको हाइक बढ़ता जाएगा. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने आप एक बार PhD कर देंगे और आपकी पढ़ाई बंद. नहीं. अगर इफ़ यू आर इन दिस लाइन ऑफ एजुकेशन, इफ़ यू आर कॉन्टिन्यूसली गाइडिंग योर स्टूडेंट्स फॉर द रिसर्च पेपर्स, देन डेफिनेटली योर आउटलुक फॉर द
सब्जेक्ट शुड बी ओपन। एक टीचर जो कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे है, पीएचडी कंप्लीट करके बैठा हुआ है, एंड ही एंड शी इज़ केपेबल ऑफ असाइनिंग अ स्टूडेंट फॉर रिसर्च, क्योंकि जब आपकी पीएचडी हो चुकी है तो डेफिनेटली और आप परमानेंट पोस्ट पे हैं तो आपको एक कैंडिडेट असाइन किया जा सकता है कि आप उसे रिसर्च के लिए गाइड करें, क्योंकि आपने अपनी रिसर्च पूरी कर रखी है। डेफिनेटली अगर आपका जो टॉपिक है बच्चा उसी टॉपिक पे तो रिसर्च नहीं करेगा, ही शुड बी सराउंड दैट और टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। अलग अलग टॉपिक्स होंगे, जब आप उन्हें अलग अलग टॉपिक पे रिसर्च लेने के लिए गाइड कर सकते हैं तो फिर आपका आउटलुक भी उतना बढ़ेगा और आपको भी उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर पब्लिश करे हुए होने चाहिए आपके स्टूडेंट्स के साथ और आपके इंडिविजुअल भी, तभी एक ग्रोथ का ग्राफ बनता है और उसी के बेसिस पे आपके फर्दर प्रमोशंस और आपकी फर्दर कैपेबिलिटीज़ को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट एपीआई। वो एपीआई आपका अकाउंट होता है और उस एपीआई के बेसिस पे ही आपके फर्दर सिलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर आवर टुडेज सेशन इज हाउ टू चूज अ रिसर्च टॉपिक। रिसर्च टॉपिक एक करंट या आपके जो अभी फ्लो में एक टॉपिक होता है, एक आपका बहुत कॉन्टेम्प्ररी टॉपिक होता है, पर्टिकुलर कोई चेंज नया आया हुआ होता है, अगर आप उनके ऊपर रिसर्चेस करते हैं दैट इज़ दी बेस्ट थिंग। इफ नॉट देन यू कैन टेक पर्टिकुलर इन लिटरेचर, definitely you can take the particular style of writing and can do research. You can go for a particular author and can find out new things about the writer and his writing style, his works. You can take a stream like feminism or Marxism and can choose multiple works to research upon. There are many methods how to choose a research area, but the center, how you will select your research area, is your interest. That totally depends on what is your own interest area. Without your interest area, one student cannot work on the research on a PhD for at least 3.5 years or 4 years. It's not a smaller period work कि 1 साल का है, 2 साल का है, कर लेंगे, नहीं। रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर से आपको चीज़ें घुस के निकालनी पड़ती है। ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आप एक थीसिस कैसे भी लिख भी लेंगे, लेकिन जब एक्सटर्नल्स वहाँ पे वाइवा लेने के लिए बैठते हैं, जब एक्सटर्नल्स आपसे क्वेश्चन करते हैं तो वो सभी तरीके के क्वेश्चंस आपके टॉपिक से रिलेटेड करेंगे, क्योंकि आपने उस बुक में क्या लिखा है इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल, जितना वहाँ पे कमिटी बैठी होती है वो ये ज़रूर सोचती है कि आपने उस राइटर के बारे में सब कुछ पढ़ा है, फिर उसमें से फिल्टर करके अपना टॉपिक निकाला है, तो वो आपसे पूछ कुछ भी सकते हैं एंड यू शुड नो। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जो भी आप अपनी स्ट्रीम निकालेंगे वो आपके इंटरेस्ट की होनी चाहिए, सो दैट वाइल रिसर्च यू वोंट गेट बोर फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपके इंटरेस्ट से ही आपके गाइड का इंटरेस्ट भी उस पर बनेगा, क्योंकि गाइड 50 टॉपिक पे रिसर्च करके नहीं बैठा होता, वो भी एक ही टॉपिक पे रिसर्च करके बैठा होता है, बाकी अपने स्टूडेंट्स, अपने रिसर्चर्स के टॉपिक पे उसकी रिसर्च स्टार्ट हो जाती है, और वो रिसर्च उतनी ही इंटरेस्टिंग होगी जितना इंटरेस्ट आप लेंगे आपकी रिसर्च में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसर्च एरिया कैसे चूज करना है, फाइंड आउट योर इंटरेस्ट इन योर सेल्फ, कि आपने लिटरेचर के अंदर, आपने लिंग्विस्टिक्स के अंदर, या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सी ऐसी चीज़ है विच कैचेज योर अटेंशन, दैट इज़ योर रिसर्च एरिया। ठीक है, हाउ टू चूज अ टॉपिक, टेक गाइडेंस ऑनलाइन इज अवेलेबल दीज डेज, otherwise you can approach a person who is proficient, who is knowledgeable about this thing, how to choose a research topic. You cannot go for a topic which does not give you a plentiful of material, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर मटेरियल मिले अपना लिखने के लिए, क्योंकि मटेरियल आपके पास एटलीस्ट इतना होना चाहिए जिसमें से आप फिल्टर कर सकें। ऑलरेडी फिल्टर्ड मटेरियल अगर होगा तो उसमें से फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च करते रहते हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन पब्लिकेशंस की वजह से आपका वर्क प्लेगरिज्म में नहीं आ जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए विच हैज़ सम काइंड ऑफ विड्थ, उसके अंदर डेप्थ और विड्थ होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। सी,
whatever university you are choosing for your research work, it is very important to choose a good university, definitely. But still I would suggest that before choosing a university, because obviously it is not possible for all the students to go for government universities or central universities or like state universities. They have limited seats. So to go for researches, you can choose private or deemed universities as well, but you should check their authenticity, whether they are authentic or not, affiliated or not, whether they are publishing any kind of fake degrees to students, is their license is being cancelled recently. ये कुछ एक क्वेश्चंस है, whether these universities are in the list of UGC or not, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो AICT, UGC इन सब से एफिलेटेड होनी चाहिए. अदरवाइज उस यूनिवर्सिटी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी, उनकी डिग्रीज़ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी, और आप अपना टाइम, अपना पैसा, सब कुछ वेस्ट ना कर दें. तो इन चीज़ों को लेके आप बहुत कॉन्शियसली एक डिसीजन लीजिए. पूरा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानिए, कितनी डिग्रीज़ अब तक पब्लिश करी हैं, किस तरीके से करी है, टाइम पीरियड क्या लेते हैं वो लोग, गाइड्स कौन है वहाँ पे, क्या क्या उनके यूनिवर्सिटीज़ के एसोसिएशंस हैं. फर्दर आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ हाउ यू विल चूज़ योर यूनिवर्सिटी, द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़. सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर PhD एंट्रेंसेस फॉर वेरियस यूनिवर्सिटीज़. If a student is preparing for UGC NET examination, then he has to or she has to focus mainly on their research aptitudes, their knowledge of computer, and some subjective knowledge of your subject like English or whatever is your subject is necessary. But if you are preparing for UGC NET, then definitely you have a wholesome knowledge of your subject. Along with that, research aptitude should be very strong. Reasoning is being asked, and your computers is being asked in these entrance examinations. Along with that, if you are preparing with English, then wholesome knowledge, especially British literature, is majorly asked in these kinds of examination, whatever university it is. So if you are preparing, then have a thorough knowledge and you will definitely crack it. Now, last and most important question, what quality should your research guide possess? एक रिसर्च गाइड कैसा होना चाहिए, कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता. देखिए, when you are writing a thesis, when you are preparing for PhD, then definitely you should check that whether your guides have cleared that examination or not. सबसे पहले तो ये चीज़ पता कीजिए कि आपके जो भी गाइड्स हैं, आपके जो भी मेंटोर्स हैं, क्या उन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर करे हैं, क्या वो उन्होंने कोई रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, क्या उन्होंने कोई रिसर्च की है, PhD की है. अदरवाइज ऐसे ही कोई भी जो गाइड कर रहे हों बैठ के PhD ऐसे कर लीजिए, इस टॉपिक पे कर लीजिए, नहीं, उन्हें कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से लिखा जाता है. इफ़ यू विल आस्क अ सिंपल क्वेश्चंस, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PhD entrance examination and you have been asked what is a research review, then definitely if you are preparing for research aptitude, you know what is a hypothesis, what is a research review, what is a bibliography, MLA फॉर्मेट क्या है, APA फॉर्मेट क्या है, शिकागो फॉर्मेट क्या है, आपको ये सारे के सारे फॉर्मेट्स पता होंगे. बट आपका जो गाइड है, क्या उसे ये सारी चीज़ें पता होंगी? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि आपको जो गाइड कर रहा है, क्या उसको इन टेक्निकलिटीज़ की पूरी नॉलेज है या नहीं, उसको उस सब्जेक्ट की सरफेशियल नॉलेज नहीं चाहिए जो UGC नेट के लिए चाहिए. UGC नेट ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, लेकिन PhD ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखी जाती. PhD के लिए थॉरो नॉलेज चाहिए होती है, उसका लैंग्वेज पे कमांड अच्छा होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा होना चाहिए. If you are taking a research, then he or she should be interested in taking research with you. वो गाइड भी आपके साथ वो पूरा रिसर्च करता है एक तरीके से, तो वो भी उसके लिए इंटरेस्टेड हो कि वो उस रिसर्च को आपके साथ पूरी तरीके से ऑनेस्टी से उसको ले रहा हो, और वो आपको गाइड कर रहा हो कि यहाँ पे ये पॉइंट आना चाहिए, इस तरीके से लिखना है, ये इंक्लूड करना है, ये एक्सक्लूड करना है, उसे ये चीज़ें पता हो. बट
कोई भी इंसान जिसने इन चीज़ों को कभी किया नहीं है, दैट कैन नॉट बी अ गाइड. तो नाउ इट इज़ ऑल ऑन यू students that you have to choose the things accordingly. We have tried our best to give you the answers of all the prominent questions or which has been asked to us, and commonly student used to ask these questions on various portals. So we have tried our best to answer all your questions, and if you still have any kind of queries regarding your PhDs, regarding your UGC NET or anything related to education, you can contact us on the below given number or email address. You can contact us, and thank you so much for watching this video. Thank you.